हेलो। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका ईएमई स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके से फ्रीडम वाले जो नॉन फिक्शन वाला चैप्टर है, 12th क्लास लिटरेचर में नॉन फिक्शन वाला चैप्टर है फ्रीडम। फ्रीडम वाले का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे, सारे क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे क्वेश्चंस देख रहे थे। बेटा इतने गजब तरीके से एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ, एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा एज इट इज भिड़ेगा बेटा। यहाँ से जो स्लाइड्स में जो क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने, एज इट इज भिड़ेगा, एज इट इज आपको पैराग्राफ लिख के आना है, एज इट इज एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो बिना समय गवाए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय कम है। 1 घंटे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। तो बिना समय गवाए जहाँ पर हमारी क्लास को छोड़ा गया था वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, यहाँ जो पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ इससे पहले हम देख चुके थे कि क्या क्या चीज़ें फ्रीडम के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बता चुके थे। ठीक है, और क्या क्या विचार थे उनके। ये मेरे कोई मत नहीं है, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के व्यूज है, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो इनके द्वारा बोला गया ही है। ठीक है, और एक बात भी बोली जाती है कि ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे ये बहुत बातूनी थे। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा बोलते थे। बहुत ज़्यादा बोलने का मतलब कोई भी इनको टॉपिक दे दिया जाता था, जैसे फ्रीडम ही दे दिया गया है तो फ्रीडम पे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने। शायद इसीलिए हमारा चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को, जहाँ पर रोका था वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखिए, नाउ दिस इट इज सेड, अब ये भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी कहा जाता है इज ह्यूमन नेचर, किसके बारे में? ह्यूमन नेचर के बारे में, मानव प्रकृति के बारे में ये भी कहा जाता है। एंड यू कैन नॉट चेंज ह्यूमन नेचर, कि तुम मानव प्रकृति को परिवर्तन नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नाउ दिस इट इज सैड, ये कहा जाता है इज ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर कि मानव प्रकृति को हम चेंज नहीं कर सकते। एंड यू कैन नॉट चेंज ह्यूमन नेचर, कि ये तो मानव की प्रकृति है और मानव की प्रकृति को, मानव के स्वभाव को हम क्या नहीं कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ही ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इट इज मेंटेन्ड द ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर को मेंटेन करना, ह्यूमन नेचर को पकड़ना, ह्यूमन नेचर को अच्छे तरीके से संभालना इज द इजिएस्ट थिंग, ये दुनिया में सबसे सरल काम है। एक हाथ तो देखो ये कहा जाता है, अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आगे कह रहे हैं कि एक हाथ तो ये कहा जाता है कि ये तो मानव प्रकृति है, मानव का स्वभाव है और मानव स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। और दूसरे हाथ ये भी कहा जाता है कि ये मानव स्वभाव को मेंटेन करना इजिएस्ट थिंग, सबसे सरल चीज है इन द वर्ल्ड, इस संसार में, टू चेंज, परिवर्तन करने के लिए, कि मानव के स्वभाव को परिवर्तन करने के लिए दुनिया में सबसे सरल चीज है इफ यू, अब देखो कंडीशन लागू हो रही है, इफ यू इफ यू कैच इट यंग इनफ, अगर आप इस स्वभाव को, मानव के इस स्वभाव को आप पर्याप्त जवानी में ही पकड़ लेते हो, इसका मतलब शुरुआती अवस्था में अगर आप इस स्वभाव को पकड़ लेते हो तो दुनिया में इससे सरल चीज नहीं है मेंटेन करना। ठीक है, जबकि पहला देखो, दोनों कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रेरी विचार है, कॉन्ट्रेरी व्यू है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के। कह रहे हैं कि एक हाथ तो ये कहा जाता है कि मानव का स्वभाव है और मानव के स्वभाव को चेंज नहीं किया जा सकता, और दूसरे हाथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस स्वभाव को पर्याप्त जवानी में ही पकड़ लेते हो तो इसको मेंटेन करना दुनिया में सबसे सरल चीज है। एंड दैट द आइडोलेट्री of the slave class and the arrogance of the master class are themselves entirely artificial product of education। और फिर देखो क्या कह रहे हैं, एंड दैट आइडोलेट्री, और ये जो मूर्ति पूजक है, ये शब्द कल बता चुका हूं मैं, आइडोलेट्री का मतलब मूर्ति पूजक। ठीक है, मानव स्वभाव के बारे में दो चीजें बताई जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, कि मानव स्वभाव है, इसको परिवर्तन करना क्या है, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते अपन। फिर बताया कि इसको परिवर्तन करना दुनिया में सबसे सरल काम है अगर आप इसको पर्याप्त जवानी में ही पकड़ लेते हो। और फिर कह रहे हैं कि ये मूर्ति पूजक के गुलाम जो
गुलामों में जो मूर्ति पूजक है, एंड द एरोगेंस ऑफ द मास्टर क्लास, और ये जो मालिक वर्ग का एरोगेंस है, घमंड है, आर देमसेल्व इंटायरली, ये खुद से संपूर्ण रूप से, आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, ये कृत्रिम प्रोडक्ट है, कृत्रिम उपज है किसकी, ऑफ एजुकेशन। बेटा जी ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये आइडोलेट्री जो क्लास है और ये जो एरोगेंस है, ये जो गुलामों की मूर्ति पूजा है, जो गुलाम मूर्ति पूजा करते हैं वो, और मास्टर का जो एरोगेंस है, घमंड, वो तो संपूर्ण रूप से कृत्रिम उपज है केवल एजुकेशन की, एंड ऑफ प्रोपेगेंडा दैट, और प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा की उपज है दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा। मीनिंग लिखो बेटा, पहली मीनिंग आई है शानदार, दुष्प्रचार। तो बेटा ये मूर्ति पूजा, गुलामों की मूर्ति पूजा और मालिक वर्ग के घमंड को हमारे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किसकी उपज माना है, एक तो दुष्प्रचार की और एक एजुकेशन की उपज मानी है उन्होंने, कि ये तो इन दोनों की उपज है। दैट प्लेस जो खेलती है अपॉन आर इन्फेंट्स, हमारे शिशुओं के ऊपर, इन्फेंट्स का मतलब क्या होते हैं, शिशु, जो कि हमारे शिशुओं के ऊपर खेलती है। ठीक है, ये जो उपज है ये हमारे शिशुओं के ऊपर खेलती है, लॉन्ग बिफोर, पहले से ही खेलती हुई आई है, दे हैव लेफ्ट देयर क्रेडल्स, उनके पालने को छोड़ने के पहले से ही खेल लेती है इनके ऊपर। ये जो उपज है ये दुष्प्रचार की और एजुकेशन की जो उपज है, कौन सी उपज, गुलाम वर्ग की तो मूर्ति पूजा, और एरोगेंस ऑफ मास्टर क्लास, इसका मतलब मालिक वर्ग का जो घमंड है वो हमारे शिशुओं के ऊपर खेलता है, हमारे शिशुओं के दिमाग के साथ खेलता है, उनके गलत साइकोलॉजी डाल दी जाती है। ठीक है, उनके पालने छोड़ने से पहले ही। क्रेडल्स का मतलब होता है पालना, क्रेडल्स का मतलब क्या होता है, पालना। ठीक है, मतलब शैशव अवस्था में ही, छोटी उम्र से ही हमारे को गलत धारणाएं सिखाना शुरू कर देते हैं, ये मास्टर क्लास है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है बेटा। ठीक है, तो ये तो हमारी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बात तो ये अच्छी बोली है कि भाई मानव का स्वभाव है और मानव स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी बात ये भी कहा है उन्होंने कि भाई मानव स्वभाव को मेंटेन करना दुनिया में इजीएस्ट काम है, अगर आप इसको पर्याप्त शैशव अवस्था में ही पकड़ लेते हो, युवा अवस्था में ही पकड़ लेते हो। फिर उन्होंने कहा है कि ये जो गुलाम वर्ग की मूर्ति पूजा है और ये जो मालिक वर्ग का घमंड है, ये दोनों ही एजुकेशन और प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार की क्या है, दुष्प्रचार के प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट, ये दुष्प्रचार और ये एजुकेशन के ये प्रोडक्ट इस तरीके से खेलते हैं हमारे साथ, हमारे शिशुओं के साथ, कि उनके पालने छोड़ने से पहले ही अपना खेल खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एन अपोजिट मेंटेलिटी कुड इट इज आर्ग्यूड, तर्क ये दिया जाता है कि एक विपरीत अपोजिट मेंटेलिटी, एक विपरीत मानसिकता उत्पन्न हो जाती है, बी प्रोडक्ट बाय कॉन्ट्रेरी एजुकेशन एंड प्रोपेगेंडा, कि एक विपरीत शिक्षा के द्वारा और दुष्प्रचार के द्वारा एक विपरीत मानसिकता बना दी जाती है। ठीक है, विपरीत मानसिकता मतलब, कहने का मतलब ये है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम गुलाम हैं या हम स्वतंत्र है। तो इसका मतलब ये है कि विपरीत शिक्षा और दुष्प्रचार के द्वारा विपरीत मेंटेलिटी बना दी जाती है व्यक्ति की। यू कैन टर्न द पॉइंट ओवर इन योर माइंड फॉर योरसेल्फ, तुम अपने आप से ये विचार अपने दिमाग में उत्पन्न कर सकते हो। टर्न ओवर, ठीक है, टर्न ओवर फ्रेजल वर्ब है बेटा। चलो, टर्न वाली फ्रेजल वर्ब 12th क्लास में है, लाल कलर में लिख रहा हूं, टर्न ओवर। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है टर्न ओवर का मतलब क्या होता है। एक बार लिख दोगे कमेंट बॉक्स में तो हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाएगी आपको फ्रेजल वर्ब। ठीक है, टर्न ओवर, वैसे भी हम बोलते रहते हैं
कि मेरे बिजनेस का टर्नओवर ये है, या फिर जैसे आप किसी स्कूल्स में पढ़ रहे हो तो कभी टीचर्स के मुंह से सुना होगा कि हमारी स्कूल का टर्नओवर ये है। तो इतना कुछ बता दिया है मैंने, केवल आपको हिंदी लिखनी है इसकी, और वैसे एक्सप्लेनेशन में सेंटेंस में बोल भी दिया है मैंने। ठीक है, तो ये शब्द आपके लिए रहा, रेड कलर का शब्द आपके लिए रहा। ठीक है, तो विपरीत मानसिकता क्या कर दी जाती है, उत्पादित कर दी जाती है। डू नॉट लेट मी प्रेजुडिस्ड, मुझे इस पे पूर्वाग्रह मत करने दीजिए। यू वन वे और द अदर, आप एक रास्ते से या दूसरे रास्ते से खुद ही इस पे विचार कर लीजिए। मुझे ये अधिकार मत दीजिए, मुझे ये पूर्वाग्रह मत दीजिए। ठीक है, जो पहले की हुई चीजें हैं उसके लिए ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो जॉर्ज बनार्ड शो कह रहे हैं कि आप ही सोचिए इस पे, चाहे एक रास्ते से सोच लीजिए, चाहे दूसरे रास्ते से सोच लीजिए, कोई से भी रास्ते से सोच लीजिए, आप खुद से सोचिए इन चीजों के बारे में। एक बार देख लो बेटा जी, फिर इसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, तो दो तीन मीनिंग अच्छी आई थी, उनका एक्सप्लेनेशन देख लिया है। यहाँ तक हमने पूरे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी देख लिया है। चलते हैं आगे, देखिए अब द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एट द बॉटम ऑफ इट ऑल इज हाउ। जो प्रायोगिक क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब प्रायोगिक प्रश्न है, एट द बॉटम ऑफ ऑल, इन सब के आधारभूत जो प्रायोगिक प्रश्न है उसके बारे में बात कर रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शो। बॉटम का मतलब वैसे पैंदा होता है, लेकिन यहाँ पे आधारभूत निकलेगा बेटा। ठीक है, तो इन सब का, इन जो आधारभूत, इन सभी का जो आधारभूत प्रायोगिक क्वेश्चन है वो देखो क्या है। इज, वो क्वेश्चन है हाउ द इनकम ऑफ द होल कंट्री कैन बेस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम डे टू डे, कि पूरे देश की जो आय है उस आय को हम किस प्रकार से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दिन प्रतिदिन। दिन प्रतिदिन इस आय को, वास्तव में प्रश्न तो यही है, प्रायोगिक क्वेश्चन तो यही है कि किस प्रकार से इस देश की आय को हम सारे वर्गों में दिन प्रतिदिन डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरण करना, कैसे वितरण कर सकते हैं। इफ द अर्थ इज कल्टिवेटेड एग्रीकल्चरली इन वास्ट फार्म्स विथ मोटर प्लग्स, प्लग्स का मतलब होता है जोतना, लिख लो। जुताई करते हैं ना खेतों की, जोतना, उसे बोलते हैं बेटा प्लग। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से दिन प्रतिदिन संपूर्ण देश की आय को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो ये है। तो देखो फिर बता रहे, इफ द अर्थ इज कल्टिवेटेड, यदि पूरी पृथ्वी पे जो उपज है, जो एग्रीकल्चर कृषि की जो उपज है, इन वास्ट फार्म्स, वो बड़े तौर पे, वास्ट का मतलब विशाल फार्म्स में एग्रीकल्चर की जानी चाहिए, विथ मोटर प्लग्स, और इनको मोटर्स के द्वारा, ठीक है, मोटर्स के द्वारा जोता जाना चाहिए, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, या फिर रासायनिक उपवर्गों के द्वारा उपज को बढ़ाना चाहिए, एंड इंडस्ट्रियली इन ह्यूज इलेक्ट्रिफाइड फैक्ट्रीज फुल ऑफ मशीनरी, या फिर ऐसे उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए जो पूर्ण संपूर्ण रूप से भरे हो, किससे, मशीनरी से, मतलब हर चीज मशीन से पैदा होनी चाहिए, दैट ए गर्ल कैन हैंडल, जिनको एक छोटी बच्ची भी हैंडल कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से ये आय के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं। और बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्या कि what are the views of George Bernard Shaw about डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण, देश की आय के वितरण के बारे में क्या विचार थे जॉर्ज बर्नार्ड शो के। तो उनके विचार थे कि पूरी पृथ्वी को वास्ट फार्म्स में कल्टीवेट किया जाना चाहिए, जिसको मोटरों से जोता जाना चाहिए, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाना चाहिए, और इंडस्ट्रियली इन ह्यूज इलेक्ट्रिफाइड फैक्ट्रीज फुल ऑफ मशीनरी दैट ए गर्ल कैन हैंडल। और अगर औद्योगिक रूप से हम कोई चीज तैयार कर रहे हैं तो उन
उद्योगों में, उन फैक्ट्रीज में फुल ऑफ मशीनरी होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण रूप से मशीन से काम होना चाहिए, जिनको एक छोटी बच्ची भी हैंडल कर सकती है। द प्रोडक्ट मे बी सो ग्रेट, तो इनसे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा, जो उत्पादन होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। दैट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट वुड प्रोवाइड इनफ टू गिव द अनस्किल्ड लेबर्स एंड मच एज द मैनेजर्स एंड द मेन ऑफ द साइंटिफिक स्टाफ। और फिर इनसे जो प्रोडक्ट उत्पन्न होगा, दैट एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वो वास्तव में समान डिस्ट्रीब्यूशन वाला होगा, जिसको हम पर्याप्त रूप से किन किन में बांट सकते हैं। देखो, प्रोवाइड इनफ, इतना पर्याप्त होगा कि अनस्किल्ड लेबर्स, जो अकुशल कारीगर है उनमें, एंड द मैनेजर्स, जो मैनेजर्स है उनमें, या मेन ऑफ द साइंटिफिक स्टाफ, या कोई वैज्ञानिक, विज्ञान से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनमें समान रूप से वितरण हो जाएगा। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कौन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी, कि एक कंट्री का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये इसका जो मुख्य क्वेश्चन है, परियोगी क्वेश्चन है, वो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पूरी पृथ्वी पे जो एग्रीकल्चर है उसको वास्ट रूप से क्या करना चाहिए, फार्म्स करना चाहिए, या फर्टिलाइजर्स के द्वारा उसको उत्पादित करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा कृषि करनी चाहिए, और या फिर उद्योगों में काम कर रहे हैं। ठीक है, उद्योगों में काम कर रहे हैं, तो उन उद्योगों में क्या होगा कि फुल ऑफ मशीनरी होनी चाहिए, पूरा काम मशीनरी से होना चाहिए, और इतना सरल होना चाहिए कि एक बच्ची भी उनको हैंडल कर सकती है। तो इनसे जो उत्पादन होगा वो ग्रेट होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो फिर अनस्किल्ड लेबर्स और किन किन में, मैनेजर्स या मैन ऑफ द साइंटिफिक स्टाफ, इनमें डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट इतना पर्याप्त होगा कि सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट डू नॉट फॉरगेट, लेकिन इस चीज को भी मत भूलना। फिर कह रहे हैं, देखो फिर कॉन्ट्रेरी हो रहे हैं ये। ठीक है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि डू नॉट फॉरगेट, ये मत भूलना, व्हेन यू हियर टेल्स ऑफ मॉडर्न मशीनरी, जब तुम आधुनिक मशीनों के बारे में कोई कहानियां सुनते हो, अनेबल वन गर्ल टू प्रोड्यूस एज मच एज थाउजेंड्स मैन ऑफ प्रोड्यूस इन द रीन ऑफ गुड क्वीन एने, की इन मशीनों को हैंडल करने के लिए एक बच्ची इतनी पर्याप्त हो जाती है, एक लड़की इनको हैंडल कर सकती है, वो ही पर्याप्त है। और इतना उत्पादन कर लेती है कि थाउजेंड्स मैन ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड, की एने, क्वीन एने है, उसके राज में हजारों मजदूर जिस चीज को पैदा करते हैं, उनको एक बच्ची भी पैदा कर सकती है। इतनी अनेबल हो जाती है, इतनी कुशल हो जाती है, इतनी चलाने में सक्षम हो जाती है इन मशीनरी के द्वारा, कि क्वीन एने, ये नाम याद रखना है बेटा। इसके बॉक्स बना देता हूँ, खैर बॉक्स तो रहने दो, ये रेड कलर से बना रहा हूं मैं। कौन से कलर से? रेड कलर से। ये बॉक्स बना दिया मैंने, क्वीन एने। क्वीन एने के रीन का मतलब राज्य में, शासन में, उसके शासन में हजारों थाउजेंड्स वर्कर्स जितना उत्पादन करते थे, आज मॉडर्न मशीनरी के द्वारा उस उत्पादन को एक छोटी बच्ची ही कर सकती है। ठीक है, इतना उत्पादन एक छोटी बच्ची के द्वारा किया जा सकता है। अब ये बता रहे, देखो क्या बता रहे, आगे सुनना। दैट दिस मार्वेलियस इंक्रीज, ये एक चमत्कारी इंक्रीज है। इंक्रीज का मतलब बढ़त, बढ़ाना। इंक्लूड्स थिंग्स लाइक निडल्स एंड स्टील पिंस, इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल है? हम, ये मार्वेलियस इंक्रीज है किन किन में? जैसे निडल्स, निडल्स का मतलब सुइया, एंड स्टील पिंस, और जो स्टील पिंस होते हैं उनका उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, एंड माचिसेज, और माचिस का उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। विच वी कैन नाइदर ईट नॉर ड्रिंक नॉर वियर, जिनको, इन निडल्स को, इन स्टील पिंस को, इन माचिसेज को हम ना तो, देखो नाइदर नॉर का प्रयोग हुआ है, ना तो इनको ईट कर सकते हैं, ना ही ड्रिंक पी सकते हैं, और ना ही वियर कर सकते हैं। वियर का मतलब पहनना, इनसे कुछ भी नहीं कर सकते अपन। लेकिन एने, क्वीन एने के राज में जो थाउजेंड्स वर्कर्स काम करते थे, वो कुछ उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करते थे। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों को हालांकि एक बच्ची हैंडल कर सकती है और इतना उत्पादन कर सकती है कि एने, क्वीन एने के राज में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स कर सकते थे, लेकिन इन चीजों को उत्पादन से क्या, कि ना तो हम इनको खा सकते हैं, ना ही पहन सकते हैं, और ना ही पी सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, एक बार देख लो इसको, इससे आगे चलते हैं फिर। ठीक है बेटा जी, मेहनत करते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है, और टाइम कम रहा है, एग्जाम डेट सामने आ चुकी है, तो उसी हिसाब से मेहनत करना है।
डबल टाइम देना है बेटा, अब डबल टाइम, और लिटरेचर में तो देना ही है। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, नहीं हम इनको पहन सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। वेरी यंग चिल्ड्रंस, जो बहुत ज़्यादा जवान बच्चे हैं, कहने का मतलब जो शैशव अवस्था में हैं या बाल्यावस्था में हैं, विल ईट निडल्स एंड माचिसेज ईगरली। वो इन माचिस को और इन निडल्स को उत्साह से खा सकते हैं, अपनी इच्छाओं से खा सकते हैं, बट लेकिन द डाइट इज नॉट ए न्यूरिशिंग वन। लेकिन ये जो डाइट है, ये जो भोजन है, वो पोषण देने लायक नहीं है। इसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, इनमें कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है, एंड धो, और यद्यपि वी कैन नाउ कल्टीवेट द स्काई एज वेल एज द अर्थ, और हम क्या कर रहे हैं, हम वी कैन नाउ, अब हम कर सकते हैं, कल्टीवेट का मतलब किसी को उपजाऊ बनाना। किस किस को उपजाऊ बना सकते हैं, स्काई एज वेल एज, साथ ही साथ पृथ्वी, दोनों को भी हम उपजाऊ बना सकते हैं, बाय ड्रॉविंग नाइट्रोजन फ्रॉम इट टू इंक्रीज एंड improve द क्वालिटी ऑफ ग्रास and consequently of our kettles and milk and butter and eggs। और हम ड्रॉविंग नाइट्रोजन फ्रॉम इट, और इनसे क्या निकाल सकते हैं, नाइट्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं, टू इंक्रीज, क्या करने के लिए, क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी ऑफ आवर ग्रास, हमारे जो घास है उस घास की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, एंड कॉन्सिक्वेंटली, और परिणाम स्वरूप, जैसे घास में से नाइट्रोजन निकालेंगे, इन चीजों में से नाइट्रोजन निकालेंगे, तो घास की क्वालिटी बढ़ जाएगी। किसकी क्वालिटी बढ़ेगी, घास की क्वालिटी बढ़ेगी। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, इसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप ऑफ आवर केटल्स एंड मिल्क, फिर किसमें वृद्धि होगी, हमारे केटल्स में भी वृद्धि होगी, केटल्स भी हष्ट पुष्ट रहेंगे, मिल्क, उनके दूध देने के तरीके में या दूध में भी वृद्धि होगी, बटर, उससे बटर भी ज्यादा निकलेगा, एंड एग्स, और अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसका परिणाम ये होगा कि हम नाइट्रोजन को उससे खींच लेंगे, इससे ग्रास की क्वालिटी बढ़ेगी, और उसका परिणाम निकल के आएगा कि हमारे केटल, मिल्क, बटर एंड एग्स में भी क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। नेचर में हैव ट्रिक्स अप हर स्लीव्स टू चिक अस, नेचर हमारे साथ ये चालबाजी खेलती है। स्लीव्स टू चिक, इसका मतलब होता है संपूर्ण शरीर के साथ में चालबाजी खेलती है। इफ द केमिस्ट एक्सप्लॉइट हर टू ग्रिडली, लेकिन फिर भी ये जो रसायनविद है, ये रसायन शास्त्री है, ये लालचपूर्ण तरीके से एक्सप्लॉइट, दोहन करते रहेंगे। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, दोहन करना, शोषण करना, प्रकृति का इसी तरीके से शोषण करते रहेंगे। एक बार देखेंगे, उससे आगे फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा ज्यादा करेंगे। मेरे को लग रहा है कि आगे आने वाली 2 क्लास में हम फ्रीडम वाले चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में मार्क ऑन द वॉल वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको केवल अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है और यूं ही मेरा साथ देना है। अगर मेरे साथ में चलोगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। साथ के साथ क्वेश्चन तैयार करने हैं, हर एक सेंटेंस को अच्छी तरीके से देखने हैं। चलो, तो किस तरीके से जॉर्ज बर्नार्ड शो अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, और थोड़ी बहुत समस्या आपको नॉन फिक्शन में हो सकती है, और बाकी का तो ऐसा कोई मैटर ही नहीं है कि समस्या लाइक कोई चीज हो। एंड नाउ द सम अप, और इन सभी का परिणाम, कुल मिला के इन सभी का सम अप का मतलब होता है इनका परिणाम। ठीक है, कुल मिला के जो इनका योग है, जो परिणाम है, वो देखो क्या है, वाइप आउट फ्रॉम योर ड्रीम्स
ऑफ फ्रीडम। वाइप आउट का मतलब होता है मिटा देना, फ्रेजल वर्ब है बेटा। क्या है? फ्रेजल वर्ब। और आपको पता है फ्रेजल वर्ब को तो मैं छोड़ता ही नहीं हूँ, कहीं पे भी दिख जाए मेरे को। वाइप आउट का मतलब क्या होता है? मिटाना, मिटाना। ठीक है, तो वाइप आउट फ्रॉम योर ड्रीम्स, तुम्हारे सपनों से मिटा दो उस स्वतंत्रता को। द होप ऑफ बीइंग एबल टू डू एज यू प्लीज, कि तुम जो आशा रख रहे हो किसी भी काम को करने में जो तुम्हारे को आनंद आता है, उस आशा की फ्रीडम, उस आशा की स्वतंत्रता को अपने सपनों से मिटा दो। अगर ऐसा काम होगा तो आप क्या किसको मिटा सकते हो? अपने सपनों से उस स्वतंत्रता को मिटा सकते हो जिसकी आपने आशा की है, कि कोई भी काम जो हम करते हैं उसमें हम प्लीज होते हैं, आनंद लेते हैं। ऑल द टाइम हमेशा हम उस आनंद के बारे में सोचते हैं कि ये काम करके मुझे ये मिलेगा, ये मिलेगा। इसकी स्वतंत्रता को तो मिटा ही दो आप। फॉर एट लीस्ट 12 hours ऑफ डे, लगभग 12 घंटों में से नेचर ऑर्डर्स यू टू डू सर्टेन थिंग्स, इन 12 घंटों में प्रकृति आपको आदेश देती है कि ये निश्चित चीजें तो आपको करनी ही करनी है, वो तो प्रकृति आपको आदेश देगी और उनको करना ही करना है। एंड विल किल यू इफ यू डोंट डू देम, और प्रकृति यहाँ तक कि तुम्हें मार भी सकती है अगर तुम ये काम नहीं करोगे। प्रकृति जो आपको आदेश देती है, प्रकृति में जो काम है जो कंपलसरी है, वो काम तो 12 घंटों में आपको करने ही करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रकृति आपको मार भी सकती है। दिस लीव्स 12 hours फॉर वर्किंग, यह तुम्हारे लिए 12 घंटे, तुम्हारे लिए 12 घंटे तो प्रकृति के हो गए, उसमें से आपके लिए कितने रहे? 24 घंटों में से 12 घंटे रहे। तो 12 घंटे तो प्रकृति आपको करने के लिए देती है और आपको इनको करना ही पड़ेगा, बाध्यता है आपकी। नहीं करोगे तो आप मार दिए जाओगे, मर जाओगे। इसका मतलब यह है कि प्रकृति के लिए वो 12 घंटे तो करने ही करने हैं। क्या कोई व्यक्ति सो नहीं सकता? सोना ही पड़ेगा। पी नहीं सकता, खा नहीं सकता, ये प्रकृति के कार्य हैं, इनको तो करना ही करना पड़ेगा। ये तो 12 घंटे फिक्स है कि ये तो प्रकृति के लिए हमारे को करना ही पड़ेगा। अगर कोई खाना छोड़ दे, पीना छोड़ दे, सोना छोड़ दे तो मर जाएगा बेटा। इसका मतलब प्रकृति आपको मार भी सकती है अगर ये काम नहीं करोगे तो। ठीक है, और आपके पास कितने लीव्स का मतलब रहना, आपके पास केवल 12 घंटे रहते हैं फॉर वर्किंग, कार्य के लिए आपके पास 12 घंटे रहते हैं। एंड हेयर अगेन नेचर विल किल यू अनलेस यू आइदर अर्न योर लिविंग, और प्रकृति आपको दोबारा मार सकती है। ठीक है, इन 12 घंटों में भी प्रकृति अपना इंटरफेयर करती है। 12 घंटे तो खुद लेती है और बचे हुए 12 घंटों में भी प्रकृति आपको दोबारा मार सकती है अगर आप अपनी जीविका नहीं कमाते हो। इसका मतलब जीने के लिए कोई चीजें नहीं कमाते हो तो प्रकृति दोबारा आपको मार सकती है। और गेट समबॉडी एल्स टू अर्न, या किसी और को आप अपनी कमाई के लिए बाध्य नहीं करते हो फॉर यू, तुम्हारे लिए अगर किसी और को कमाई के लिए बाध्य नहीं करते हो या खुद के लिए नहीं कमाते हो तो प्रकृति इन 12 घंटों में भी आपको फिर से मार सकती है। इफ यू लिव इन ए सिविलाइज्ड कंट्री, अगर सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, अगर आप एक सभ्य देश में रहते हो, योर फ्रीडम इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द लॉज ऑफ द लैंड, तो तुम्हारी स्वतंत्रता किसके द्वारा प्रतिबंधित की जाती है? रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है प्रतिबंधित। तुम्हारी स्वतंत्रता को रोका जाता है नियम, पृथ्वी के कानूनों के द्वारा। एनफोर्स्ड बाय पुलिस, जो किसके द्वारा लगाए जाते हैं? पुलिस के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ चल रहा है बेटा। जो पुलिस के द्वारा नियम लगाए जाते हैं उनमें भी आप एक सभ्य समाज में काम नहीं कर सकते हो, उनके द्वारा भी आपकी स्वतंत्रता को रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। वो ऑब्लिज यू टू डू दिस, जो तुम्हारे को बाध्य करती है, आदेश देती है क्या कि ये करना है, एंड नॉट डू दैट, और वो नहीं करना है। कि ये पुलिस आती है और आपके ऊपर नियम थोपती है, आपकी स्वतंत्रता को कम कर देती है और कहती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है। एंड टू पे रेट्स एंड टैक्स, और आपको क्या पे करने के लिए कहती है? कर चुकाने के लिए कहती है, सरकार कहती है। ठीक है, इफ यू डू नॉट ओबे, अगर तुम पालन नहीं करते हो, दीज लॉज, इन नियमों का तुम पालन नहीं करते हो, द कोर्ट्स विल इम्प्रीजन यू, तो कोर्ट तुम्हें कैदी बना देगा। ठीक है, जेल में डाल देगा। इम्प्रीजन का मतलब होता है कैदी बनाना, जेल में डाल देना। ठीक है, जेल, कैदी।
ठीक है। तो अगर आप ये काम नहीं करते हो, कर नहीं देते हो, अपनी मनमर्जी करने की कोशिश करते हो, तो आपको कोर्ट किस में डाल देगा? जेल में डाल देगा। एंड इफ यू गो टू फार, किल यू। अगर आप इनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, गो टू फार इसका मतलब आगे बढ़ना, या इनको लांघने की कोशिश करते हो, इनका पालन करने की कोशिश नहीं करते हो, किल यू, तो तुम मार दिए जाओगे। इफ द लॉज आर रीजनेबल, अगर ये नियम तार्किक है, एंड आर इम्प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेटेड यूं, या तुम्हारे ऊपर अच्छी तरीके से लागू किए जाते हैं, हैव नो रीजन टू कंप्लेन, तो तुम्हारे पास शिकायत का कोई कारण ही नहीं बचता है। एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब होता है लागू करना, और इम्प्रैक्टिकली सॉरी रीजनेबल का मतलब होता है तार्किक, कि ये नियम अगर तार्किक होते हैं या तुम्हारे ऊपर अच्छे तरीके से लागू किए जाते हैं, तो तुम्हारे पास कंप्लेन का कोई कारण ही नहीं बचता है। तो एक बार यहां तक देखेंगे, इससे आगे फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही खतरनाक तरीके से एक्सप्लेनेशन चल रहा है बेटा, कहां से क्वेश्चन बाहर जाएगा। है एग्जामिनर की इतनी हिम्मत कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बना दे? नहीं बन सकता बेटा। बस आपको हर एक क्लास को ध्यान से देखना है और हर एक चीज़ को दिमाग में फिट रखना है कि ये चीज़ इसके बारे में थी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इसके बारे में ये व्यू थे, उन्होंने ये रेफरेंस दिया। कहने का मतलब हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, पूरा चैप्टर आपको फिंगर ऑन टिप्स होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें शिकायत का तो मौका ही नहीं मिलेगा अगर ये नियम अच्छे तरीके से लागू कर दिए जाते हैं। आप एक सभ्य देश में रहते हैं तो आपकी स्वतंत्रता को पुलिस के द्वारा और कोर्ट के द्वारा रोक दिया जाता है, और नियम कानून कायदे आपके ऊपर बना दिए जाते हैं। इसका मतलब आप सभ्य देश में भी क्या नहीं हो, स्वतंत्र नहीं हो, आप गुलाम बन के ही रहोगे। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के व्यू है। दिस इज नॉट माई व्यू, दिस इज जॉर्ज बर्नार्ड शॉज व्यू। ठीक है। बिकॉज तो तुम एक शिकायत करने का कोई कारण ही नहीं मिलेगा अगर ये नियम अच्छी तरीके से लागू कर दिए जाते हैं और ये नियम तार्किक होते हैं, तो तुम्हें शिकायत का कोई कारण ही नहीं मिलेगा। बिकॉज क्योंकि दे इंक्रीज योर फ्रीडम, क्योंकि वह तुम्हारी फ्रीडम को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, बाय प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट असोल्ट, तुम्हें आक्रमणों से बचाते हैं। प्रोटेक्टिंग का मतलब बचाना, असोल्ट का मतलब आक्रमण, तुम्हें आक्रमणों से बचाते हैं। हाईवे रोबरी, कोई सड़क पे धोखाधड़ी होती है, कोई चोरी होती है, उससे बचाते हैं। एंड डिसऑर्डर जनरली, और या फिर कोई डिसऑर्डर से आपको बचाते हैं। तो ये आपको कंप्लेन का मौका ही नहीं देते हैं, ठीक है। बट लेकिन एज सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट प्रेजेंट, जैसे कि वर्तमान समाज बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है बना होना, इसी से बना है शब्द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एज सोसाइटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट प्रेजेंट, की वर्तमान समय में जैसा समाज बना हुआ है, देयर इज अनोदर फार मोर इंटीमेट कंपल्सन, तो तुम्हारे ऊपर दूसरा घनिष्ठ बाध्यताएं आएगी। कंपल्सन का मतलब होता है बाध्यता, तो इंटीमेट का मतलब होता है घनिष्ठ, तो तुम्हारे ऊपर दूसरी घनिष्ठ बाध्यताएं आएगी ऑन यू, तुम्हारे ऊपर दूसरी घनिष्ठ बाध्यताएं आएगी, दैट ऑफ योर लैंडलॉर्ड, जो तुम्हारे मकान मालिक जमींदार की होगी, लैंडलॉर्ड का मतलब जमींदार की होगी, एंड दैट ऑफ योर एम्प्लॉयर, या तुम्हारे नियोक्ता की होगी, तुम्हारे कर्मचारी की होगी। योर लैंडलॉर्ड मे रिफ्यूज टू लेट यू लिव ऑन हिज एस्टेट, तुम्हारा जमींदार तुम्हें मना कर सकता है उसकी संपत्ति पे रहने से। क्यों मना कर सकता है, ये रीजन आगे देखेंगे। इफ यू गो टू चेपल इंस्टीड ऑफ, अगर तुम चेपल में जाते हो, ये दोनों अलग अलग समाजों के बेटा आएंगे अभी, चेपल और चर्च, ठीक है। अगर आप चेपल में जाते हो किसके स्थान पे, आगे चलता हूं, ऑफ टू चर्च, अगर आप चर्च के स्थान पे चेपल जाते हो, तो आपका मकान मालिक, आपका जमींदार आपको मना कर सकता है कि भाई मेरी संपत्ति में मत रह,
तू चैपल में नहीं जाता है, तू चर्च में जाता है, तो ऐसी चीजें करके भी वो आपको गुलाम बना सकता है। और इफ यू वोट फॉर एनीवन, या तुम उस किसी को वोट देते हो बट हिज नॉमिनी, उसके नामांकित व्यक्ति को वोट नहीं देते हो। आपका जमींदार बोलेगा कि भाई मेरा नामांकित व्यक्ति ये है, इसको वोट दे तू, अगर आप मना कर देते हो तो वो उनकी संपत्ति से बेदखल कर देगा आपको, अरे निकल यहां से, क्या कर रहा है, ठीक है। और इफ यू प्रैक्टिस ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथी अच्छा शब्द है, ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथी का मतलब होता है अस्थि विज्ञान, हड्डियों के बारे में जो डॉक्टरी करते हैं, अस्थि विज्ञान। ऑस्टियो शब्द कहीं पे भी जुड़ जाता है, इसका मतलब हड्डी से ही होता है बेटा। ऑस्टियोपैथी का मतलब क्या होता है, अस्थि विज्ञान। चलो थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, देख लेना, अस्थि विज्ञान, ठीक है। तो ऑस्टियो शब्द का ध्यान रखना है, ऑस्टियो शब्द कहीं पे भी जुड़ जाता है तो वो हड्डी से संबंधित होता है। ऐसे ही कार्डियो शब्द कहीं पे भी जुड़ता है, कार्ड शब्द कहीं पे भी जुड़ता है तो वो हृदय से संबंधित होता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा ये रूट वर्ड से वोकेबलरी सिखाने का तरीका होता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे टेले, टेले शब्द दूरी के लिए आता है, अब टेले शब्द से कई सारे शब्द बन जाते हैं। जैसे कार्ड का बताया मैंने, तो कार्ड से बता देता हूँ मैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोग्राफ, ठीक है, कार्डियक अटैक। और टेले से जैसे टेलीविजन, जो दूर की चीज़ों को दिखाता है, टेलीस्कोप जो दूर का नज़ारा दिखाता है, टेलीफोन जो दूर की आवाज़ सुनाता है, टेलीग्राफ जो दूर की चीज़ों को लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये रूट वर्ड से वोकेबलरी सिखाने का तरीका है, और जल्दी ही हम आपके लिए एक बैच स्टार्ट करेंगे वोकेबलरी का, उसमें रूट वर्ड से आपको वोकेबलरी सिखाई जाएगी, बिल्कुल जड़ से खोद के आपको वोकेबलरी सिखाई जाएगी। एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश मेरी यही रहेगी इसी कि सारे शब्द क्लास में ही याद करवा दूं, क्लास में ही मैं आपके लिए सारा बर्डन तैयार कर दूं। तो जैसे वैसे ही ये ऑस्टियोपैथी है अस्थि विज्ञान, ऑस्टियोलॉजी भी हड्डी विज्ञान से ही संबंधित है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, चैपल के स्थान पे चर्च में जाते हो तो अपनी संपत्ति से वो बेदखल कर देगा आपका जमींदार। और आप किसी भी व्यक्ति को वोट देते हो, उसके नॉमिनी को वोट नहीं देते हो, उसके नामांकित व्यक्ति को वोट नहीं देते हो, तो भी आपको वो अपनी संपत्ति से बेदखल कर देगा। और आप, दिस इज ब्लंडर नॉट मिस्टेक, ब्लंडर में और मिस्टेक में अंतर होता है। उम्मीद तो हम हमेशा से ही यही करते हैं कि जहाँ पे हमारी क्लास को छोड़ा गया है वहीं से हमारी क्लास शुरू हो। तो अभी तक तो उम्मीदों पे पानी नहीं फिरा है, अब देखते हैं कि पानी फिरता है कि नहीं फिरता है। दोबारा से स्टार्ट हो रहा है, उतने में मैं आपको एक शायरी सुना देता हूँ। और ये मोटिवेशनल शायरी है, कभी वक्त मिला तो आपको अच्छी अच्छी शायरी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। दूसरी बार ये मिस्टेक हो चुकी है क्योंकि लाइट में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इतने में आप एक मोटिवेशनल शायरी सुनिए। वो एक समुंदर खगोलने में लगे हुए हैं, वो एक समुंदर खगोलने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समुंदर खगोलने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। अरे जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई है, जिनकी खुद की लंगोटियां तक फटी हुई है, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। तो कुछ अपवाद होते हैं समाज में जिनको बिना बातें, बिना किसी कारण के ये एक दूसरे से जेलियसी होती है, ईर्ष्या होती है, ठीक है। वो सामने वाले को समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में वो कैसा है कैसा नहीं है,
लेकिन फिर भी उनकी एक सबसे बुरी आदत होती है कि वो दूसरे में कमियां निकालेंगे। और बेटा, जिसमें ज़्यादा ज्ञान होता है ना, वो कभी किसी दूसरे टीचर की कमी नहीं निकालते या दूसरे व्यक्ति में कमी नहीं निकालते। वो एक कहावत भी है, एक मुहावरा है कि अध जल गगरी छलकत जाए। आधा भरा हुआ घड़ा हमेशा छलकता है। या तो आप घड़े को पूरा खाली रखो या फिर पूरा भरो। आधा भर दोगे तो वो छलकता है, किनारों से पानी निकलने लग जाता है। इसका मतलब आधा ज्ञान खतरनाक होता है। आधा ज्ञान क्या होता है? खतरनाक होता है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। वाओ, उम्मीद के मुताबिक काम हो रहा है। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अध जल गगरी छलकत जाए। तो या तो घड़े को आप या तो बिल्कुल ही ज्ञान मत लो, या किसी चीज के बारे में अगर ज्ञान ले रहे हो तो संपूर्ण हो जाओ उसमें। कहने का मतलब हर एक पहलू आपको उसका पता होना चाहिए, तब जाके आप मास्टरी हासिल करोगे। तो बेटा, मैं बता रहा था कि ये जो व्यक्ति जेलियसी रखते हैं, एक दूसरे पे अंगुली उठाते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि एक अंगुली उनकी तरफ कर रहे हैं तो तीन अंगुली अपनी तरफ है। लेकिन फिर भी इनको तो बस जहाँ पे मौका मिलेगा वहीं पे क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, वहीं पे आलोचना करने की कोशिश करेंगे। तो सुधर जाओ भाई, कुछ नहीं है इन बातों में। हमने खुरपे देखे हैं अच्छे अच्छे हाथों में। अब मानो तो आपकी मर्जी, नहीं मानो तो उखाड़ तो आप कुछ भी नहीं सकते। कुछ भी नहीं उखड़ेगा आपसे, गारंटी है अपनी। क्योंकि अब क्या बोलूं आपको, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इफ यू प्रैक्टिस ऑस्टियोपैथी, और यदि आप किसी अस्थि विज्ञान की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, कोई हड्डी का डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, तो भी वो अपनी संपत्ति से, वो मालिक वर्ग या वो जमींदार अपनी संपत्ति से आपको बेदखल कर सकता है। और और यदि इफ यू ओपन ए शॉप, यदि तुम एक दुकान भी खोल लेते हो, ठीक है, तो भी वो आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता है, आपको रहने नहीं दे सकता है। योर एम्प्लॉयर, तुम्हारा जो एम्प्लॉयर है, मे डिक्टेड द कट, कलर एंड कंडीशन ऑफ योर क्लॉथ। आपका एम्प्लॉयर फिर क्या करेगा? आपके कपड़े निर्धारित करने लग जाएगा। आपको इस तरीके से बताएगा कि आपको ये चीज पहननी है, ये चीज नहीं पहननी है। आपके कपड़ों का कलर भी उसके अनुसार ही होगा। एज वेल एज, और साथ ही साथ योर हार्स ऑफ वर्क, साथ ही साथ वह आपके काम करने के घंटों को भी डिसाइड कर सकता है आपका एम्प्लॉयर। ही कैन टर्न यू इनटू द street at any moment to join the melancholy band of lost spirits called the unemployed। और वह किसी भी क्षण आपको ऐसी गली में धकेल सकता है कि आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मेलनकली। मेलनकली का मतलब होता है निराशाजनक। बैंड ऑफ लॉस्ट स्पिरिट्स, बिना आत्मा के लोगों के पास में आपको धकेल देगा, जिनको हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। कहने का मतलब आपका जो एम्प्लॉयर है, अगर आप ऐसा काम करते हो, जो ऊपर काम दे रखे हैं वो काम करते हो, तो आपका एम्प्लॉयर भी आपके कपड़े डिसाइड कर सकता है और आपको ऐसी गली में धकेल सकता है जो बिल्कुल निराशाजनक लोगों की होगी, जिसे हम अनएम्प्लॉयड कहते हैं। इन शॉर्ट, अगर संक्षिप्त में बात करें, हिज पावर ओवर यू इज फार ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी पॉलिटिकल डिक्टेटर कुड पॉसिबली बी। अगर संक्षिप्त में बात करूं तो उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी पॉलिटिकल जो तानाशाह होता है, डिक्टेटर होता है, जो तानाशाह होता है, ठीक है, उसके पास जो ताकत होती है आपको दबाने के लिए, उससे ज्यादा ताकत हो जाएगी आपके एम्प्लॉयर के पास में, अगर आप ऐसा काम करते हो तो। योर ओनली रिमेडी, तुम्हारी केवल एक ही रिमेडी बचती है। रिमेडी का मतलब क्या होता है? जो हमारे को सुधार सके, एक तरीके से दवाई। ठीक है, तो तुम्हारे पास केवल एक ही उपचार बचता है। रिमेडी का मतलब उपचार। ठीक है, एक ही उपचार बचता है एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में आपके पास फिर केवल एक ही उपचार बचता है, इज द
ट्रेड यूनियन वेपन ऑफ स्ट्राइक, कि ट्रेड यूनियन व्यापार संघ का हथियार जो कि क्या है, स्ट्राइक है। हड़ताल पे बैठ जाओ, बस वही चीज बचती है आपके पास। विच इज ओनली द ओल्ड ओरिएंटल डिवाइस ऑफ स्टार्विंग, जो कि एक पूर्व का एक डिवाइस है छोटा। ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्व से संबंधित, रिलेटेड टू ईस्ट। ठीक है, तो ओरिएंटल का मतलब मैंने समझा दिया। तो आपके पास केवल एक ही वेपन बचता है, ट्रेड यूनियन का एक ही हथियार बचता है, और वो है स्ट्राइक, की आप स्ट्राइक कर लो फिर। ठीक है, विच इज ओनली द ओल्ड ओरिएंटल डिवाइस ऑफ स्टार्विंग ऑन योर एनिमीज डोर स्टेप। और वो डिवाइस होता है कि आप तब तक हड़ताल करते रहो जब तक कि आपके दुश्मन के दरवाजे पर आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक ही डज यू जस्टिस, कि जब तक वो आपको न्याय नहीं दे देता है, तब तक आप अपने दुश्मन के दरवाजे पे ही मरते रहो। यही चीज बचती है हड़ताल में, और कुछ भी नहीं होता है। नाउ अब एज द पुलिस इन दिस कंट्री विल नॉट अलाउ यू टू स्टार्व इन योर एम्प्लॉयर्स डोर स्टेप, लेकिन अगर आप सभ्य देश में रह रहे हो तो पुलिस भी, उस देश की पुलिस भी आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर के दरवाजे पर भूखे मर जाओ। वो अलाउ नहीं करेगी कि भाई यहाँ पे क्यों पड़ा है, निकल यहाँ से, उठा के भगा देगी वहां से आपको। ठीक है, यू मस्ट स्टार्व ऑन योर ऑन, तुम्हें अपने ही दरवाजे पे मरना होगा। इफ यू हैव वन, अगर तुम्हारे पास कोई दरवाजा है तो उसी दरवाजे पे मरना होगा। आपके एम्प्लॉयर के दरवाजे पर भी नहीं मरने देगी पुलिस, आके उसमें भी इंटरफेयर कर देगी कि नहीं भाई, एक ही तो हथियार था हड़ताल वाला, और उसमें भी पुलिस आके निकाल देगी आपको कि इसके दरवाजे पे, आपके एम्प्लॉयर के दरवाजे पे आपको नहीं मरना है, आप ही के दरवाजे पे मरो। अगर आपके पास कोई दरवाजा है नहीं है तो मर भी नहीं सकती, ये भी स्वतंत्रता नहीं है आपके पास। ठीक है, देखो एक बार, फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। अरे कंपटीशन ही करना है तो कंधे से कंधा मिलाइए और आ जाइए हमारे साथ में, देखते हैं किसमें कितना है दम। अगर तुम्हारे पास कोई दरवाजा है, कोई घर है, तो आपके घर में ही मरिए, अपने एम्प्लॉयर के घर में मत मरिए, ये पुलिस भी आपको नहीं करने देगी। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द स्ट्राइक, जो स्ट्राइक की पराकाष्ठा है, जो सबसे उच्च पराकाष्ठा है, द जर्नल स्ट्राइक ऑफ ऑल वर्कर्स, वो होती है एक सामान्य हड़ताल सारे मजदूरों के द्वारा। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण सारे मजदूर अगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं तो वो हड़ताल की एक्सट्रीम फॉर्म होती है। तो बेटा जी, क्या पता छोटा क्वेश्चन बन जाए कि जॉर्ज बनार्ड शो के अनुसार एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है अपने को। तो हमारे को लिखना है कि सारे मजदूर मिलके जो स्ट्राइक करते हैं, उस स्ट्राइक को ही जॉर्ज बनार्ड शो ने एक्सट्रीम फॉर्म कहा है। इज आल्सो द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ह्यूमन फॉली, ये स्ट्राइक की ही एक्सट्रीम फॉर्म नहीं है, ये मानव की मूर्खता की भी एक्सट्रीम फॉर्म है, कि मानव इतना मूर्ख हो जाता है, मूर्ख बन के सारे वर्कर मिलके स्ट्राइक करने लग जाते हैं। ये मानव फॉली का मतलब होता है मूर्खता। फॉली का मतलब क्या होता है, मूर्खता। ठीक है, एज इफ कंप्लीटली क्राइड आउट, कैरी आउट, कैरी वाली तो है ना, कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है पालन करना या लागू करना। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है बेटा। फॉली एज इफ कंप्लीटली कैरी आउट,
अगर इस स्ट्राइक को पूर्ण रूप से लागू करते हैं, इट वुड एक्सटिंग्विश्ड द ह्यूमन रेस इन ए वीक। तो ये स्ट्राइक एक हफ्ते में ही मानव प्रजाति को बुझा सकती है, समाप्त कर सकती है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा देना। एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड मीनिंग तो सही है ना, एक बार में देख ही लेता हूं। एक्सटिंग्विश्ड ई गलत लगा दिया है हमने। फिर से ही लगा रहे हैं एक्सटिंग्विश्ड, इसका मतलब होता है बुझा देना, समाप्त कर देना। ठीक है, तो अगर ये स्ट्राइक कंप्लीटली कैरी आउट हो जाती है तो ये एक हफ्ते में ही पूरी मानव जाति को एक्सटिंग्विश्ड कर सकती है, समाप्त कर सकती है। एंड और एंड द वर्कर्स वुड बी फर्स्ट टू पेरिस। पेरिस का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मर जाना। तो इसमें वो कर्मचारी ही शामिल होंगे जो मरने वालों में से सबसे पहले होंगे। सबसे पहले मृत्यु भी किन की होगी? वर्कर्स की होगी। ठीक है, द जनरल स्ट्राइक इज ट्रेड यूनिज्म गॉन मेड। जो सामान्य स्ट्राइक है ट्रेड यूनिज्म, व्यापार संघ की, वो पागलपन भरी है। वो कैसी है? पागल है। सैन ट्रेड यूनिज्म वुड नेवर सेक्शन मोर देन वन बिग स्ट्राइक एट ए टाइम। जो सैन ट्रेड यूनिज्म है वो भी सेक्शन नहीं करता है, प्रमाणित नहीं करता है, अलाउ नहीं करता आपको देन वन बिग स्ट्राइक एट ए टाइम। एक समय में केवल आप एक ही स्ट्राइक कर सकते हो, एक ही बड़ी स्ट्राइक कर सकते हो। विथ ऑल द अदर ट्रेडर्स वर्क ओवर टाइम टू सपोर्ट इट। वहीं जो अन्य ट्रेडर्स है, जो व्यापार संघ है, वो कार्य करते रहते हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए। और व्यापार संघ क्या करते रहते हैं? हेल्प करते रहते हैं, इनकी कार्यरत रहते हैं। जबकि आपको ये जो ट्रेड यूनिज्म है, ये संघ है, ये आपको अलाउ नहीं करता, आप एक बार में केवल एक ही बड़ी हड़ताल कर सकते हो। ठीक है, और इसको सपोर्ट भी मिल जाता है। तो देखो एक बार यहाँ से फिर चलते हैं आगे। चलो आगे एक्सप्लेन करते हैं किस प्रकार से, कितने गजब तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरीके से करना है, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को देखना है और उत्तर भी अच्छे तरीके से ही देना है। नाउ लेट अस पुट द केस इन फिगर्स। अब आंकड़ों में रखते हैं इस केस को कि आंकड़े क्या कहते हैं। इफ यू इफ यू हैव टू वर्क फॉर 12 हार्स, अगर तुम्हें 12 घंटे काम करना पड़ता है ए डे, एक दिन में। यू हैव 4 आवर्स ए डे टू डू वाट यू लाइक विथ, तो तुम्हारे पास केवल 4 घंटे होते हैं अगर तुम्हें 12 घंटे काम करना। अब देखो आंकड़ों में रखने जा रहा है कौन? जॉर्ज बर्नार्ड शो जी। इन चीज़ों को आंकड़ों में रखने जा रहे हैं कि अगर आपको 12 घंटे काम करना पड़ता है तो आपके पास केवल 4 घंटे ही काम करने के लिए हैं जो आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, सब्जेक्ट टू द लॉज ऑफ द लैंड एंड योर पोजेशन ऑफ मनी इनफ टू बाई इंटरेस्टिंग बुक और पे फॉर ए सीट एट द पिक्चर्स एंड ऑन हाफ हॉलीडे एट ए फुटबॉल मैच। उसमें आपके पास केवल 4 घंटे होते हैं आपकी इच्छा से काम करने के, जिसमें आप क्या कर सकते हो? आप पोजेशन ऑफ मनी इनफ, आप धन पे अपना अधिकार कर सकते हो
टू बाई इंटरेस्टिंग बुक्स, अपनी रुचि की किताबें खरीदने में, पे ए सीट एट द पिक्चर्स, या कोई पिक्चर्स देखने के लिए आप सीट बुक करते हो उसको चुकाने के लिए, और इन हाफ हॉलीडे या फिर आधा दिन में आप फुटबॉल मैच खेलते हो, उस मैच के लिए केवल 4 घंटे होते हैं आपके पास, और वाट एवर योर फैंसी में बी, और इससे ज़्यादा तुम्हारी कल्पना ही क्या हो सकती है। बट इवन हेयर नेचर विल इंटरफेयर ए गुड डील, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से यहाँ पे नेचर प्रकृति इंटरफेयर करती है। इंटरफेयर का मतलब अपनी मध्यस्थता करती है, इसमें घुस जाती है प्रकृति। फॉर इफ योर एट हार्स वर्क हैज बीन हार्ड फिजिकल काइंड, अगर देखो 12 घंटे में 4 घंटे आपकी इच्छा के काम के लिए मिल रहे हैं, 8 घंटे तो आप काम कर रहे हो, अगर इसमें भी आपके पास कठिन कार्य है करने के लिए, हार्ड एट हार्स वर्क हैज बीन ऑफ हार्ड फिजिकल काइंड, मतलब शारीरिक कठिन शारीरिक मेहनत वाला 8 घंटे आप कार्य करते हो, एंड वेन यू गेट होम यू वांट टू स्पेंड योर 4 hours इन रीडिंग माई बुक्स टू इम्प्रूव योर माइंड। तो तुम्हारे पास ये जो 4 घंटे 8 घंटे व्यक्ति अगर फिजिकल हार्ड फिजिकल तरीके से मेहनत करेगा, तो उसके पास 4 घंटे हैं, तो आप जब वापस घर पे आओगे तो अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए मेरी किताबें पढ़ोगे। ऐसे कह रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी। जैसे ही आप मेरी किताबें पढ़ोगे, यू विल फाइंड योर सेल्फ फास्ट एस्लीप, तो तुम अपने आप को पाओगे कि बहुत भयंकर तरीके से नींद आ रही है। नींद प्रकृति से संबंधित है, तो बेटा प्रकृति ने फिर इंटरफेयर कर दिया कि आपके पास 12 घंटे है, उसमें से 4 घंटे ही आपकी इच्छा के काम करने के लिए, चाहे आप हाफ डे में फुटबॉल मैच खेलो, चाहे पिक्चर के लिए टिकट लो, चाहे आप धन कमाओ, कैसे भी करो, आपके पास 4 घंटे हैं। लेकिन फिर यही कह रहे हैं कि इन 4 घंटों में प्रकृति फिर से इंटरफेयर कर देती है। अगर आप 8 घंटे 4 घंटे के अलावा जो 8 घंटे हैं उसमें हार्ड फिजिकल मेहनत करते हो, ठीक है, कठोर शारीरिक मेहनत करते हो, तो आप घर पे आओगे तब मेरी किताबें पढ़ोगे, और प्रकृति, क्योंकि सारे दिन मेहनत करके थक जाएंगे तो सोने की इच्छा होगी, तो इन हाफ मिनट आपको आधे मिनट में ही भयंकर रूप से नींद आने लग जाएगी, एंड योर माइंड विल रिमेन इन इट्स प्रजेंट बिनाइटेड कंडीशन, और तुम्हारा दिमाग इस नींद के चक्कर में एक अच्छी स्थिति पे पहुंच जाएगा, केवल प्रकृति आपको सोने के लिए बाध्य करेगी। तो आज हमारे चैप्टर को यहीं पे रोकते हैं, इससे आगे का एक्सप्लेनेशन आगे वाली क्लास में करेंगे। मानता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है, मेरी तरफ से तो बहुत बेस्ट तरीके से किया है। आपकी तरफ से आउटपुट क्या रहता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और मैं भी मानता हूँ कि आप भी मेहनत कर रहे हो, अच्छा आउटपुट दोगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को तैयार करोगे। आज आपके लिए एक छोटा सा काम छोड़ रहा हूँ मैं, ये जो 3-4 स्लाइड करवाई है मैंने, इन 3-4 स्लाइड में आप क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं वो क्वेश्चंस ज़रूर बनाओगे, और अपने आप से उनका उत्तर खोजने की कोशिश करोगे। कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चंस बता दूंगा आपको कौन कौन से बनते हैं, जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर कंबाइंड क्वेश्चन बनाएंगे, इनसे पूरे कम से कम 15-20 क्वेश्चन होंगे जो सारे कंबाइंड क्वेश्चन होंगे। तो मैं बताता भी रहूँगा आपको कि वहाँ पे इस पैराग्राफ से आपको इसका उत्तर ढूंढना है। तो बेटा खुद से मेहनत करोगे, खुद के ऊपर विश्वास रखोगे, तो आपकी खुद की मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। चलो वोकेबलरी को देखते हैं। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है दुष्प्रचार, क्रेडल्स का मतलब पालना हो गया, ठीक है। टर्नओवर मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। प्लॉक्स का मतलब खेत आदि को जोतना हो गया। वाइप आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब मिटा देना, पी लगा रहा हूँ बेटा, फ्रेजल वर्ब। ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियो को आते ही हम हड्डी से संबंधित लेंगे। कैरी आउट का मतलब फ्रेजल वर्ब है बेटा जी, इसका मतलब होता है पालन करना या लागू करना, ठीक है। और एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझा देना, ठीक है। और बुझा देने की एक और फ्रेजल वर्ब है, 12th क्लास में फ्रेजल वर्ब है बेटा, 4 नंबर की शायद, हाँ 4 नंबर की समथिंग फ्रेजल वर्ब आती है। तो आपको एक्सटिंग्विश्ड की फ्रेजल वर्ब बतानी है, क्या बतानी है, फ्रेजल वर्ब टाइप करना है बेटा। तो एक्सटिंग्विश्ड की फ्रेजल वर्ब बतानी है आपको।
पी लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब पी से ही स्टार्ट होगी। ये आपके लिए काम रहा क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चंस आप खुद से बनाने की कोशिश करोगे, एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से देखोगे। और एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, इम्पोर्टेंट बात है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि मैं बता रहा था कि बेटा खुद की मेहनत पे विश्वास रखो। हम यहाँ पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। लगभग 1 महीने का समय रहा है एग्ज़ाम डेट में। 12 फरवरी से एग्ज़ाम डेट क्लियर हो चुकी है। 12 फरवरी से आके आपके एग्ज़ाम लगेंगे। तो आपको जी जान से मेहनत करना है, सब कुछ झोंक देना है बेटा, और बेस्ट से बेस्ट करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।